नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। दोस्तों यहाँ पर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एनडीए 2023 फर्स्ट का ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर ये इसकी सेकंड वीडियो है। दोस्तों इसका पहले पार्ट में मैंने 25 क्वेश्चन इसके ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर के आपको दिखाए थे और उसके आंसर भी बताए थे। ये सेकंड पार्ट है दोस्तों। यहाँ पर मैं अगले 25 क्वेश्चन आपके जीके जीएस के आपको दिखाऊंगा और यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इसका आंसर क्या है, किस तरीके के आपके क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों एनडीए फर्स्ट 2023 का ये ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। तो यहाँ पर हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। दोस्तों इसका पहला पार्ट की वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। यहाँ पर मैं आज आपको दोस्तों जीके के 25 क्वेश्चन मैंने उसमें बताए थे। आज मैं इसमें अगले 25 क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूँगा। तो दोस्तों हमने 75 क्वेश्चन नंबर तक कर लिए थे। यहाँ पर स्टार्टिंग के जो 50 क्वेश्चन होते हैं वो इंग्लिश के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 से आपके जीके जीएस शुरू होती है। तो 51 से 75 तक मैंने उस वीडियो में आपको बता दिया है। आज मैं यहाँ पर आपसे 76 की बात करूँगा, 76। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा पहला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट विलयन में डुबोई गई लोहे की कील का रंग बदलकर भूरा हो जाता है। ऐसा निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया यानी कि किस प्रकार की रिएक्शन के कारण होता है। तो दोस्तों इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। दोस्तों मैं इंग्लिश में आपको एक बार दिखा देता हूँ। एन आयरन नेल डाइप्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन टर्न ब्राउन। दिस इज ड्यू टू विच ऑन द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ रिएक्शन। किस टाइप की रिएक्शन से ये ऐसा होता है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इसका जो सही आंसर है वो है आंसर नंबर डी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर बात करें हिंदी में तो हिंदी में इसको कहेंगे विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया के द्वारा ऐसा होता है। दोस्तों बात करें 77 की। दोस्तों दही को रखने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सही नहीं है। तो यहाँ पर आपको इसका राइट आंसर पता होना चाहिए। दोस्तों बात करें इंग्लिश में तो इंग्लिश में मैं आपको बता दूं, अमंग द फॉलोइंग विच इज़ नॉट द करेक्ट मेथड ऑफ कीपिंग द कोल्ड। दोस्तों इसका जो राइट आंसर है वो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है बी, कीपिंग इन कॉपर वेसल। कॉपर वेसल में दही को नहीं रखा जाता। दोस्तों यहाँ पर इसका जो बी है वो राइट है, तांबे के बर्तन में दही को नहीं रखा जाता। जी हाँ दोस्तों, कभी भी तांबे के बर्तन में दही नहीं रखनी चाहिए, वरना वो तांबे के साथ रिएक्शन करके हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हानिकारक हो जाती है। इसीलिए इसमें नहीं रखना चाहिए। कांच के बर्तन में रख सकते हैं, प्लास्टिक के में भी रख सकते हैं और स्टेनलेस स्टील में भी रख सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं 78 की। 78 में है, टूथपेस्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार की क्रिया विधि द्वारा दांतों के क्षय को रोकता है। दोस्तों इंग्लिश में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों इसका है, टूथपेस्ट प्रिवेंट्स टूथ डेके बाय। किसके द्वारा प्रिवेंट करता है। दोस्तों 78 का है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि 78 का जो आंसर है वो आंसर ए भी है और सी भी है। द एक्शन ऑफ फ्लोराइड और ए भी है, न्यूट्रलाइजिंग द एक्सेस एसिडिटी। तो यहाँ पर जो यूपीएससी एनडीए ने इसका आंसर दिया है, जिन्होंने भी ए आंसर दिया है या सी दिया है, दोनों को ही सही माना है, दोनों पर ही मार्क्स दिए हैं। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर आपको इस चीज़ का भी पता होना चाहिए। तो यहाँ पर 78 का सी हो जाएगा, ए और सी दोनों हो जाएंगे। बात करें इंग्लिश में तो अतिरिक्त अम्लता को उदासीन करके, दूसरा है फ्लोराइड की क्रिया द्वारा। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब बात करते हैं 79 की। तो 79 है, स्वतंत्रता सेनानी कनकलता बरुआ किसमें शहीद हुई थी। स्वतंत्रता सेनानी का नाम है कनकलता बरुआ। वो किसमें शहीद हुई थी, इसका राइट आंसर आपको बताना है। तो मैं राइट आंसर आपको बता दूं, ऑप्शन नंबर बी राइट है, भारत छोड़ो आंदोलन में वो शहीद हुई थी। क्वेश्चन नंबर है 80, मनसबदारी प्रथा व्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है।
तो दोस्तों इसको आपको पढ़ना है अच्छे से। और जो मनसबदारी प्रथा है वो उसके बारे में कौन सा कथन इन चारों में से राइट है उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों होगा मैं आपको बता दूं, इसके बारे में, इस प्रथा के बारे में केवल ये चीज़ सही है, मनसबदारों के पद और वेतन को जात नामक संख्यात्मक पदनाम द्वारा सूचित किया जाता था। ये है राइट, बाकी सब इसके बारे में जो कथन है वो गलत हैं। दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। बात करें 81 की तो 81 में है, बंगाल के किस गवर्नर जनरल पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग की कार्रवाई चलाई गई थी। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा 81 का वो मैं आपको बता देता हूँ, वो होगा ऑप्शन नंबर सी, वॉरेन हेस्टिंग। तो दोस्तों अब बात करते हैं 82 की। तो 82 है, निम्नलिखित में से किसने समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। जो प्रयाग प्रशस्ति है उसकी रचना किसने की थी, जो समुद्रगुप्त की थी। तो दोस्तों 82 का मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर है ए, हरिसेन ने। इसकी जो रचना है वो हरिसेन ने की थी। बात करते हैं 83 है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। तो दोस्तों इसका तो आपको पता ही होना चाहिए, इसका जो राइट आंसर है वो विजयनगर है। विजयनगर की स्थापना दो भाइयों ने की थी जिनका नाम हरिहर था, दूसरे का नाम बुक्का था। तो दोस्तों अब बात करते हैं 84 की। तो 84 है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बसाई थी। तो दोस्तों 84 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ट्रांक्यूबर। यहाँ पर ट्रांक्यूबर ने अपनी जो है बस्ती बसाई थी। दोस्तों बात करें अब 85 की। तो 85 जो है ये दोस्तों फिजिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। एक आयत ABCD है, वो जो है F फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने रखा हुआ है, जिसके A और B कोने दर्पण से क्रमशः 2F और 3F की दूरी पर है और AB प्रधान अक्ष पर है, जैसा कि चित्र में दर्शाया गया है। यह दर्पण के सामने प्रतिबिंब ABCD बनाता है। BC का AD से अनुपात यहाँ पर पूछा है क्या है। BC का AD से अनुपात यहाँ पर पूछा है, यानी कि BC का यहाँ पर AD से अनुपात क्या है ये पूछा गया है। दोस्तों इंग्लिश में मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर 85 क्या है। A rectangle ABCD is kept in front of concave mirror of focal length f with its concern A and B being respectively at distance 2f and 3f from the mirror, with AB along the principal axis as shown in the figure. It forms an image ABCD in front of the mirror. What is the ratio of BC to AD? तो रेशियो पूछा है BC to AD का। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। 1/2 इसका जो रेशियो है वो होगा। दोस्तों 85 के बाद अब बात करते हैं 86 की। तो 86 का जो है यहाँ पर ये भी फिजिक्स का ही है दोस्तों। यहाँ पर अब 4-5 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आने वाले हैं। चित्र में दो समतल दर्पण XY और YZ यहाँ पर दर्शाए गए हैं जो अपने किनारे पर जुड़े हैं। यह भी दर्शाया गया है कि दोनों में से एक दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है और इस विन्यास के परिणाम स्वरूप अपनी मूल पथ के समांतर परिवर्तित होती है। अब इन दोनों दर्पणों को उनकी नई स्थिति XYZ में कोण से घुमाया गया है, जैसा कि दर्शाया गया है। परिणाम स्वरूप नई परिवर्तित किरण मूल परावर्तित किरण से कोण अल्फा पर है। तो यहाँ पर इसका जो मान है वो अल्फा का वो मान ज्ञात करना है। तो 86 आप देख लीजिए इंग्लिश वाले। shown in the figure are the two plane mirror XY and YZ joined at their edge. Also shown is a light ray falling on one of the mirrors and reflected back parallel to its original path. As a result of this arrangement, the two mirrors are now rotated by an angle to their new position XYZ. As shown as result, the new reflected ray is at an angle from the original reflected ray then. तो दोस्तों इसका जो मान है वो ज्ञात करना है यहाँ पर आपका अल्फा का।
दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 86 का वो है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। इसका जो मान होगा वो 0 होगा। जी हाँ दोस्तों, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जब आपको पता चलेगा। दोस्तों बात करते हैं 87 की, तो 87 है M1 द्रव्यमान का एक रेल वैगन एक सीधी पटरी पर चाल V1 से गति कर रहा है। कुछ देर बाद वर्षा के कारण इसमें आंशिक रूप से जल भर जाता है, जिससे वैगन का द्रव्यमान M2 और चाल V2 हो जाती है। यह मानते हुए कि वर्षा ऊर्ध्वाधर हो रही है और वैगन के भीतर जल स्थित है, दोनों चालों Vi और V2 के बीच क्या संबंध है? तो V1 और V2 के बीच यहाँ पर संबंध बताना है। दोस्तों आप इंग्लिश में एक बार देख लीजिए, इंग्लिश वाले। A railway wagon of mass M1 is moving with speed V1 along a straight track. As a result of rain, after some time it gets partially filled with water, so that the mass of the wagon becomes M2 and speed becomes V2, taking the rain to be falling vertically and water stationary is inside the wagon. The relation between the two speeds V1 and V2। दोस्तों इसको आपको सोल्व करना है। जब आप इसको सोल्व करोगे तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, M1 V1 बराबर M2 V2। तो ये इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। 87 के बाद दोस्तों 88 देखते हैं। यहाँ पर है वाद्य यंत्र बांसुरी के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, कौन सा कथन गलत है, ये हमको बताना है। दोस्तों जब आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये बांसुरी के बारे में गलत है। बांसुरी के भीतर के साथ बांसुरी के बाहर से भी एक कंपन वायु स्तंभ से ध्वनि आती है। तो ये है दोस्तों आपके क्वेश्चन का राइट आंसर। दोस्तों अब बात करते हैं 89 की। किसी ऐसे स्थान में एक धन आवेश चार्ज दक्षिण की ओर गति कर रहा है जहां चुंबकीय क्षेत्र उत्तर दिशा की ओर निर्देशित कर रहा है। तो गतिमान आवेश पर यहाँ पर कौन सा सही रहेगा उसका आपको बताना है। दोस्तों इंग्लिश में आप देख लीजिए, जितने भी इंग्लिश वाले हैं। A positive charge is moving towards south in a space where magnetic field is pointing in the north direction. The moving charge will experience। तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 89 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नो डिफ्लेक्टिंग फोर्स। जी हाँ दोस्तों, हिंदी वाले देख लीजिए, यहाँ हिंदी में है कोई विक्षेपक बल इसमें नहीं लगेगा, इसका ये राइट आंसर है। दोस्तों यहाँ पर 89 के बाद 90 देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आपको पता होना चाहिए कौन कौन सी ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं। तो यहाँ पर आप सभी को पता है जो ग्रीन हाउस गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है दोस्तों, मैथेन भी होती है दोस्तों, और यहाँ पर जल वाष्प भी यहाँ पर ग्रीन हाउस गैस में आता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, इसमें कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होती है। इंग्लिश में मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेन ग्रीन हाउस गैस? राइट आंसर ऑक्सीजन। दोस्तों अब देखते हैं 91 है एक्स किरणों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो दोस्तों जब आप इसको पढ़ोगे इसका जो राइट आंसर होगा वो मैं आपको बता देता हूँ, वो हो जाएगा सी, एक्स किरणों के बारे में कथन सही नहीं है। चूँकि ये अपेक्षाकृत लघु तरंगदैर्घ्य होती हैं, इन्हें रेडार प्रणालियों के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों 91 को एक बार इंग्लिश में देख लीजिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट एक्सरे इज नॉट ट्रू? तो इसका दोस्तों मैंने राइट आंसर आपको बता ही दिया है, सी है। ड्यू टू देयर वोवलेंस बीइंग शॉर्टर दिस कैन बी यूज्ड फॉर रडार सिस्टम। तो 92 का जो है ये राइट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 92 की। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान है? दोस्तों 92 का राइट हो जाएगा ए, नई दिल्ली है सबसे उत्तरी भौगोलिक स्थान। इसको 92 को मैं दिखा देता हूँ आपको इंग्लिश में क्या बोलेंगे। विच वन एमोंग द फॉलोइंग इज द नॉर्थ मोस्ट जियोग्राफिकल लोकेशन? तो इसका जो हो जाएगा न्यू दिल्ली।
92 के बाद दोस्तों 93 है। 93 आप देख लीजिए, निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। इन पर आपको विचार करना है, मतलब इनको एक बार आपको पढ़ना है और इन्हें पढ़ के आपको बताना है कि कौन सा जो इन तीनों में से है वो सही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का, वो डी ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पर तीनों ही जब आप इसको पढ़ोगे तो तीनों ही आपको सही मिलेंगे। इंग्लिश में आप एक बार देख लीजिए, यहाँ पर इनको पढ़ के, डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्गिट्यूड बिकम 0 ऑन नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। दूसरा है डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूड्स इज मैक्सिमम ऑन द इक्वेटर। नंबर 3 है नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड्स इज मोर देन नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। तो दोस्तों ये यहाँ पर तीनों ही राइट हो जाएंगे, तो इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों 93 के बाद बात करते हैं 94 की। तो 94 है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य, कौन सा स्टेट भारत में मैग्नीज का सबसे ज़्यादा उत्पादक है, सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन मैग्नीज का कौन करता है। तो 94 का दोस्तों राइट हो जाएगा ए, जो मध्य प्रदेश है वो सबसे ज़्यादा मैग्नीज का जो है वो प्रोडक्शन करता है। 95 देख लेते हैं, अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किस में होता है। अभ्रक का मुख्य रूप से उपयोग किस में किया जाता है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी, वैद्युत और इलेक्ट्रिक उद्योग में, इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में। दोस्तों 95 को एक बार आप इंग्लिश में देख लीजिए। मिका इज मेनली यूज्ड इन ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्रीज। दोस्तों 95 के बाद है 96 है कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार भारत के विशाल उत्तरी मैदानों की निम्नलिखित में से कौन सी जलवायु है। तो दोस्तों यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा 96 का हो जाएगा आपका बी, CWG जलवायु। ये है दोस्तों यहाँ पर उत्तरी मैदानों की जलवायु। दोस्तों 96 को आप इंग्लिश में देख लीजिए। अकॉर्डिंग टू कोपेन्स क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन, द ग्रेट नॉर्थईस्ट प्लेन्स ऑफ इंडिया हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्लाइमेट्स। तो CWG क्लाइमेट इज द राइट आंसर। 97 है दोस्तों, लचित बोरफुलक के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 97 का ए इज द राइट आंसर। यहाँ पर दोस्तों 1, 2 और 3 तीनों ही कथन सही हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 1, 2, 3 राइट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर बात करें 97 को आप इंग्लिश में पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लचित बोरफुकन इज करेक्ट। दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। 1, 2, 3 तीनों ही जब आप पढ़ोगे तो तीनों ही सही हैं। दोस्तों 98 की बात करते हैं। 98 है दोस्तों, भारतीय सेना और उज्बेकिस्तान सेना के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है दुस्तलिक, जो एक दोस्तों ये अभ्यास होता है, यहाँ पर चौथा संस्करण, इसका जो 4th संस्करण है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है। तो दोस्तों इंडियन आर्मी और उज्बेकिस्तान आर्मी के बीच जो ये दोस्तों यहाँ पर अभ्यास है दुस्तलिक, इसका 4th संस्करण मैं आपको बता दूँ ये हुआ है यहाँ पर पिथौरागढ़ में। दोस्तों पिथौरागढ़ में इसका ये अभ्यास हुआ है। दोस्तों बात करते हैं 99 की। यहाँ पर हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट निम्नलिखित में से कौन सा है। तो 99 का जो दोस्तों है वो डी हो जाएगा, विक्रम एस। विक्रम एस नाम से है, इसरो द्वारा लॉन्च किया गया भारत का पहला निजी तौर पर विकसित रॉकेट है। दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, क्योंकि आज का ये 25वां क्वेश्चन है ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर का। दोस्तों ये दोस्तों आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर, ये 2023 का फर्स्ट क्वेश्चन पेपर है दोस्तों जीएस का। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर 100 क्वेश्चन तक हम आ चुके हैं। स्टार्टिंग के जो 50 हैं वो इंग्लिश के हैं, वो मैं आपको बाद में कराऊंगा, पहले मैं आपको जीएस करा रहा हूँ। तो स्टार्टिंग के जो 25 क्वेश्चन है वो मैंने आपको करा दी कल, उसकी वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहाँ पर आप देख लीजिएगा। तो आज के 25 क्वेश्चन है, 25वां है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस ग्राम को हाल ही में भारत का प्रथम 24/7 सौर ऊर्जा संचालित ग्राम घोषित किया गया है। यानी कि ऐसा कौन सा गांव है जिसमें 24 घंटे 7 दिन जो बिजली आती है वो सौर ऊर्जा से संचालित है।
तो दोस्तों ऐसा गांव का नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोढेरा गुजरात में है। जी हाँ दोस्तों। तो दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यहाँ पर आपको इनको अपनी कॉपी में लिखना है, इनको सोल्व करना है। जो सोल्व नहीं होते उनको अपने टीचर से पूछना है। और दोस्तों इसी तरीके की ये सीरीज़ में आगे भी ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ डेली 25 क्वेश्चन आपको कराऊंगा, इसीलिए आप इसमें बने रहना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो दोस्तों कोई डाउट या सवाल हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।